आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। इस अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में यहाँ उपस्थित आप सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का मैं लोकसभा और बिहार विधानसभा की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये आयोजन संयुक्त रूप से लोकसभा और बिहार विधानसभा बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारे कई माननीय अतिथियों का आगमन अभी हुआ है, तो आपका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और एक निवेदन है, अपना अपना मोबाइल फोन आप जरूर से साइलेंट मोड में कर लेंगे। और आगमन हो चुका है हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का। आप माननीय सभापति भी हैं इस अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन के। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी हमारे माननीय गणमान्य अतिथियों का। और आप सभी राष्ट्र गान के सम्मान में खड़े हो जाएं। धुन है। आप सभी से निवेदन कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ धर्म की आशा है सर्वोपरि, ऐसा है हमारा बिहार जहाँ प्रेम और बंधुत्व की भावना है सर्वोपरि। बिहार की इस पावन भूमि पर आप सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का, मंचासीन और सामने बैठे सभी अतिथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासीन सभी माननीय अतिथि में हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सम्राट चौधरी जी, और सभी माननीय अतिथियों का अभिनंदन। और साथ ही साथ निवेदन कि आप सभी दीप प्रज्वलित कर इस अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा और मंचासीन सभी माननीय अतिथि गणों से सादर निवेदन। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। आत्म ज्योति नमस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति। और दीप प्रज्वलन के साथ इस अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन जो बिहार की इस पावन भूमि पर आयोजित की गई है, उसका विधिवत शुभारंभ हुआ। सभी माननीय अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें धन्यवाद करती हूँ। और अब
मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथिगण, उन्हें स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। और मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी से कि श्री ओम बिरला जी माननीय अध्यक्ष लोकसभा सब माननीय सभापति अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन के उन्हें अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका आप अभिनंदन करें। और इस क्षण का मैं चाहूंगी आप सभी तालियों से स्वागत करें। हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा, उनका अभिनंदन किया जा रहा है हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा के द्वारा। बहुत बहुत आभार आप दोनों का, धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी श्री अवधेश नारायण सिंह मेरे इस अवसर पर तालियों से इस क्षण का आप अभिनंदन करें। आप सबों से निवेदन है, बहुत ही शुभ अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है कि ऐसे माननीय अतिथियों का आगमन हमारे बिहार की धरती पर हुआ है। और अब मैं निवेदन करूंगी श्री नरेंद्र नारायण यादव जी से, माननीय उपसभापति बिहार विधानसभा, कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी का अभिनंदन इस अवसर पर आप करें, अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर। तालियों से इस घड़ी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर रामवचन राय माननीय उपसभापति बिहार विधान परिषद की मंचासीन माननीय मंत्री श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग, उनका स्वागत इस अवसर पर अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर अभिनंदन किया जा रहा है हमारे माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी का। आप सबों का आभार, धन्यवाद। और ये ऐसा अवसर है, ये ऐतिहासिक अवसर है, और इस ऐतिहासिक अवसर पर विभिन्न राज्यों के माननीय अध्यक्षगण, माननीय उपाध्यक्षगण, सभी का एक जगह आना, इससे सुखद स्मृति क्या हो सकती है, सुखद बात क्या हो सकती है। इस अवसर पर आप सबों का स्वागत करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी से सादर अनुरोध करती हूं। आज बिहार विधानसभा के इस परिसर में आयोजित इस ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, विधान परिषद के माननीय उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र राय जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित प्रिजाइडिंग अफसर सब, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, लोकसभा के माननीय सदस्यगण, माननीय विधायकगण, सभी दलों के माननीय नेतागण, बहनों भाइयों, आज मैं इस लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यह अवसर बिहार को प्रदान किया है। आप सबको ध्यान में लाना चाहता हूं कि बिहार में तीसरा कार्यक्रम है आजादी के बाद का। पहला कार्यक्रम 1964 में हुआ था, दूसरा कार्यक्रम 1982 में हुआ था,
और तीसरा 43 साल के बाद 43 साल के लंबे अंतराल के बाद बिहार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपका स्वागत कर सकें, हम आपका अभिनंदन कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार का, विशेष रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिनके सहयोग एवं मार्गदर्शन के बिना ये कार्यक्रम इस तरीके से आयोजित हो ही नहीं पाता। मैं बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनका इस कार्यक्रम के आयोजन में भरपूर सहयोग रहा है। माननीय बिहार की धरती को भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक धरोहर का केंद्र माना जाता है। बिहार का सीतामढ़ी मां सीता जी की जन्मस्थली है, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और आधुनिक पर्यटन स्थल का आकर्षण है। सीता जी की जन्मस्थली के कारण इस नगर का नाम कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। बिहार की जनता इसके लिए अपने को धन्य मानती है कि जहां अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं बिहार की धरती पर मां सीता का जन्म हुआ है और हमने ये प्रण किया है हम वहां भी भव्य मंदिर के निर्माण का काम पूरा करेंगे। महोदय, बिहार की जनता, महोदय, यहाँ की धरती ने भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान महावीर की अहिंसा और गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहस को जन्म दिया है। यही वो भूमि है महोदय जहां श्री चाणक्य ने राजनीति के सिद्धांतों की शुरुआत की और सम्राट अशोक ने शासन में नैतिकता का संदेश दिया। महोदय, चंपारण की भूमि बिहार की धरती पर है, जहां गांधी जी को महात्मा बनाने का काम किया है। आपको जो बताना चाहता हूं कि इस बिहार की धरती का एक अन्य महत्व भी रहा है महोदय। यहाँ राज्यपाल के रूप में रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, श्री रामनाथ कोविंद जी, ये बाद में भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं, बिहार विधानमंडल के इस प्रांगण में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी, श्री रामनाथ कोविंद जी एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन हो चुका है। आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं तो हम बिहार की गौरवमयी गाथा को आपके साथ साझा कर रहे हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया और पटना उसका प्रशासनिक केंद्र बना। सन 1920 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार विधानसभा मुख्य भवन, जिसमें बिहार विधानसभा की बैठकें होती हैं, वो सन 1920 में बना। दिनांक 7 फरवरी 1921 को सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय विधायी परिषद की पहली बैठक इसी भवन में हुई। प्लेनरी सेशन इसी भवन बेस में होगा। महोदय, आप आज जहां विराजमान हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि ही है कि उन्होंने संसदीय आवश्यकता को देखते हुए दिल्ली के सेंट्रल हॉल की तर्ज पर यहां भी एक सेंट्रल हॉल की संरचना बनवाई। इस सम्मेलन का आयोजन लोकतंत्र की मजबूती और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधानसभा और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक मंच है, बल्कि एक अवसर भी है कि हम अपने अनुभव साझा करें और संसदीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपायों पर चर्चा करें। महोदय, 1982 के बाद देश और दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हुए। डिजिटल युग, वैश्वीकरण और नई तकनीकों के आगमन ने संसदीय कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाए। आज यह सम्मेलन हमें इन परिवर्तनों के बीच संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और नीतिगत सुधारों के नए रास्ते खोजने का अवसर प्रदान करता है। बिहार विधानसभा हमेशा से लोकतंत्र की रक्षा और समृद्धि में अपनी भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम हो, सामाजिक सुधार का विषय हो या नीतिगत निर्णयों में ऐतिहासिक भूमिका हमने निभाई है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम अपनी इस परंपरा को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सम्मेलन की बौद्धिक विवेचना के उपरांत आप सबसे विनम्र आग्रह कि बिहार के नए स्वरूप को अपनी आंखों से आप देखना चाहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे बिहार के संदर्भ में कई प्रकार की भ्रांतियां भी दूर हो जाएगी। विकास के नए प्रतिमान गढ़े गए हैं। हम लोग आर्थिक रूप से महोदय भले ही बहुत संपन्न न हो, लेकिन हमारा दिल महोदय बहुत उदार है। हमने ये प्रयास किया है आप लोगों को यहाँ कोई कष्ट न हो। वैसे इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमने आप सबों को बिहार से रूबरू कराने का एक छोटा सा प्रयास भी किया है। मेरे संबोधन के बाद छोटी सी एक 7-8 मिनट की फिल्म है, उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। अंत में मैं पुनः लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सबों का विचार, सुझाव और अनुभव इस सम्मेलन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आप सभी को पुनः बिहार विधानसभा की ओर से
हार्दिक स्वागत करते हुए पाटलिपुत्र की इस प्राचीन नगरी में आप सबका बार बार अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करती हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंदकिशोर यादव जी का, जिन्होंने यहाँ उपस्थित सभी माननीय गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और हमारे बिहार की जो इतिहास है, जो विरासत है, उसके बारे में भी कही। अभी सर ने चर्चा किया था बिहार के विरासत और उस विकास किस तरह से हुआ, इससे संबंधित एक लघु फिल्म। तो आइए बिहार की विरासत और विकास इस विषय पर केंद्रित एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। देखते हैं ये फिल्म। बिहार ज्ञान, आध्यात्म और संस्कृति का अनूठा संगम। संपूर्ण विश्व में जहां गणतंत्र की नींव पड़ी, आर्यभट्ट की भूमि, जहां शून्य की खोज हुई, खगोल शास्त्र और गणित का विकास हुआ, अर्थनीति के जनक चाणक्य की कर्मभूमि बिहार, हिंदू आस्था का अप्रतिम केंद्र है बिहार। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण बचपन में ऋषियों की रक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ बक्सर पहुंचे थे। बिहार में ही राजा जनक के मिथिला राज्य में माता सीता का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ और ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में महाकाव्य रामायण की रचना की। प्राचीन काल में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण ही इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। आज भी गौतम बुद्ध के पद चिन्हों को यहाँ महसूस किया जा सकता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडग्राम भी यही है और उनकी निर्वाण स्थली पावापुरी भी। जैन आस्था के कई पवित्र तीर्थ हैं यहाँ। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली है बिहार। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र यात्राओं से जुड़ा है हमारा बिहार। बिहार वो प्रदेश है जहां इस्लाम धर्म से जुड़े सूफी संतों ने मनेर शरीफ, बिहार शरीफ जैसी दरगाहों से अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध प्रदेश है बिहार, जहां डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं हम। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है यहाँ। दुनिया भर से अपने पितरों का तर्पण करने यहीं आते हैं लोग। मधुबनी चित्रकला की सजीवता, सिक्की कला की बारीकियां, पत्थर की शिल्प कलाओं में स्पंदन करता है बिहार। बिहार का अतुलनीय योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। पंडित राजकुमार शुक्ल के हठ ने गांधी जी को चंपारण पहुंचाया, जो उनके सत्य और अहिंसा की प्रयोगशाला बना, और इसी बिहार की धरती ने उन्हें गांधी से महात्मा बनाया। प्रकृति की सुरम्य वादियों का वरदान है यहाँ। वो चाहे वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व हो, नालंदा का नेचर और जू सफारी हो, विक्रमशिला का गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, मुंगेर का भीम बांध अभ्यारण्य, बेगूसराय की कांवर झील, ककोलत का कलकल करता झरना हो या रोहतास का तुतला भवानी। बिहार की नई पहचान अब तेजी से विकास करने वाले राज्यों में भी दर्ज हो गई है। जेपी गंगा पथ, पाटली पथ, अटल पथ, लोहिया पथ चक्र जैसी महत्वपूर्ण सड़कों, पुल पुलिया और ग्रामीण पथों से लोगों की यात्राएं अब सुलभ हुई हैं। बापू टावर, सरदार पटेल भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, सभ्यता द्वार, पटना समाहरणालय, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जैसे उत्कृष्ट एवं आइकॉनिक भवन अब नए बिहार के प्रतीक हैं।
मानव संसाधन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है बिहार सरकार। मुख्यमंत्री साइकिल योजना और पोशाक योजना से राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की तुलना में छात्राओं का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है। उन्नयन बिहार मॉडल के तहत स्मार्ट कक्षाएं चलाई जा रही हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुके हैं। नई व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। आधी आबादी के विकास के लिए महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण तथा पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दिया गया है। महिला भागीदारी में बिहार पुलिस पूरे देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं द्वारा संचालित 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। जीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 को पूरे राज्य में लागू किया गया है। वर्ष 2011 से ही राज्य के सभी अस्पतालों में निशुल्क दवा वितरित की जा रही है। रोगियों को दवा वितरण का लाभ पहुंचाने के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में अव्वल है। पिछले एक दशक में राज्य में 4 नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना हुई है, 15 निर्माणाधीन हैं। 5462 बिस्तरों के विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2012 से 2021 के लिए इसरो द्वारा तैयार नाइट टाइम एटलस के आंकड़ों के अनुसार बिहार 474% वृद्धि के साथ पूरे देश में अव्वल है। दिसंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मशाल का शुभारंभ किया गया। राज्य में खेल संस्कृति के व्यापक विकास के लिए 6,659 नए खेल मैदानों के निर्माण का शिलान्यास किया गया। वहीं नवंबर 2024 में बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने चीन को हराकर खिताब अपने नाम किया। बिहार पूरे विश्व पटल पर हॉकी की दुनिया में भारत की विजय गाथा का साक्षी बन चुका है। बिहार पहला राज्य है जहां विस्तृत रोड मैप के जरिए कृषि क्षेत्र का समग्र विकास किया जा रहा है। वर्ष 2008 से संचालित कृषि रोड मैपों के कारण फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में काफी वृद्धि दर्ज हुई है। भारत सरकार द्वारा बिहार को वर्ष 2011-12 में चावल, 2012-13 में गेहूं, 2015-16 एवं 2016-17 में मक्का तथा वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए गए। बिहार देश का पहला राज्य है जहां जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पिछले 5 सालों में राज्य भर में हजारों जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया और लाखों जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार कराया गया है। अभियान के तहत हजारों नए जल स्रोतों के निर्माण के संग 15.5 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया है, जिससे राज्य के हरित आवरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही अभियान अंतर्गत जैविक कृषि, सूक्ष्म सिंचाई, भवनों में छत वर्षा जल संचयन एवं सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल की आपूर्ति भी जारी है। दुनिया के प्रथम गणराज्य वैशाली से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक विकास तक बिहार ने लंबी दूरी तय की है। लोकतंत्र की इस उर्वर भूमि का साक्षी रहा है ये बिहार विधानसभा, जिसने 7 फरवरी 2021 को अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। स्वागत है आपका यहाँ, स्वागत है आपका इस पुण्य भूमि पर, स्वागत है आपका संस्कृति और विकास के इस अनूठे संगम प्रदेश में, स्वागत है आपका बिहार में। स्वागत है आपका बिहार में। सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा ये फिल्म विशेष रूप से इस
सम्मेलन के लिए तैयार की गई है। हमारे बिहार की विरासत और किस तरह से बिहार विकास कर रहा है उस पर केंद्रित ये फिल्म आप लोगों ने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है मंचासीन हमारे सभी सम्माननीय माननीय अतिथियों को बारी बारी से आपके समक्ष बुलाने की और उनसे संबोधन हम निवेदन करेंगे संबोधन के लिए। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी हमारे बीच मंचासीन माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी से कि सर इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी का 50वां सम्मेलन के उद्घाटन करता माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय उपसभापति राज्यसभा आदरणीय डॉक्टर हरवंश जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार भाई सम्राट चौधरी जी, माननीय विधान परिषद के सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा जिनके देख रेख में आयोजन चल रहा है आदरणीय नंद किशोर यादव जी, देश के विभिन्न राज्यों के पीठासीन पदाधिकारीगण, माननीय उपसभापति बिहार विधान परिषद आदरणीय डॉक्टर राम बच्चन राय जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा आदरणीय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधानमंडल के सभी सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, राज्यसभा के महासचिव श्री प्रमोद चंद मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, मान्यवर, मैं बिहार में आए हुए सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। बिहार में स्वागत करने की अपनी परंपरा और संस्कृति रही है। हम अपने अतिथियों को अपने दिल में बैठाते हैं तथा उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखते हैं। आप हमारे लिए देवता तुल्य हैं। मान्यवर, इस सम्मेलन के स्वरूप एवं उद्देश्य से आप सभी पर अवगत हैं। सांसद एवं राज्य विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारी अर्थात अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में आयोजित की जाती है। पहला सम्मेलन शिमला में 1921 में हुआ था तथा पिछला 84वां सम्मेलन मुंबई में भी हुआ था। मान्यवर, पटना में होने वाले इस वर्तमान सम्मेलन 85वां सम्मेलन है एवं वर्ष 1964 एवं वर्ष 1982 के बाद बिहार में होने वाला यह तीसरा सम्मेलन है। संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में सांसद एवं राज्य विधान मंडलों का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस जिम्मेदारी को हमें बड़ी ही शिद्दत के साथ निभानी होती है। संवैधानिक मूल्यों की महत्ता और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी विधायक निकायों पर होती है। कभी कभी हमारे समक्ष चुनौती भी आती है, लेकिन हम उन चुनौतियों का सामना बड़ी गंभीरता पूर्वक कर लेते हैं तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में हम सफल हो जाते हैं। इस प्रकार का सम्मेलन प्रतिनिधियों की दक्षता एवं प्रतिभाशीलता के दृष्टिकोण से आगे की मार्ग प्रशस्त करता है। बिहार में आयोजित हो रहे पीठासीन पदाधिकारियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन से बिहार की समृद्धि, संस्कृति और विकास के पथ पर लगातार बढ़ते बिहार से हमारा राष्ट्र परिचित होगा। इस समारोह के लिए निर्धारित विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सांसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान निश्चित रूप से आज की स्थिति में को ध्यान में रखते हुए
ही निर्धारित किया गया है। संविधान में उल्लेखित राज्यों के प्रति निर्देश तथा के आलोक में विधायक संस्थाओं द्वारा कल्याणकारी विधान गठित किए जाते हैं। आगे भी हमें यह देखना है कि हमारी विधायी संस्था कार्यपालिका के प्रस्ताव को सुविचारित ढंग से प्रभावी बनाने हेतु कार्य करे। यदि हम जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से संवैधानिक मूल्यों की पहचान बरकरार रहेगी तथा यह सुदृढ़ होता रहेगा। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय पर हमें अमल करना है तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के सिद्धांतों, नीतियों एवं उनकी आत्मा का हमें सम्मान करना है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार इस अनुरूप कार्य कर रही है। जनता के कल्याणकार एवं उनके विकास के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को सामने रखकर वर्तमान सरकार नीति बनाती है तथा संविधान की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। इस क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा गांव के गरीब लोगों के विकास तथा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से राज्य में 7 निश्चय योजना को प्रारंभ किया गया और इसके तहत सबसे पहले गांव के गरीब को ही चयनित किया गया। जहां गरीब के घरों में बिजली नहीं थी, जहां बिजली पहुंचाई गई, शौचालय की सुविधा दी गई, नल जल की उपलब्धता कराई गई, गलियों और नलियों की पक्कीकरण कराई गई। साथ ही सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने हेतु उन्होंने कई प्रकार की सुविधाएं भी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें आरक्षण भी दी गई तथा उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के उद्देश्य से बिहार देश का पहला राज्य है जहां सर्वाधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी जीविका उपार्जन कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रगति एवं विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस राज्य में चलाए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर नव वर्ष के 2025 आपके लिए विकास का हो, तरक्की का हो, मिल्लत का हो, प्रेम का हो, भाईचारा को हो, इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं और बिहार किस तरह से विकास कर रहा है इसी पर आधारित उन्होंने अपने संबोधन में अपनी बातें रखी, तो आपका दिल से आभार। और अब मैं सादर निवेदन करूंगी श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद की सर आप आए और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। श्री अवधेश नारायण सिंह। आज यहाँ इस अवसर पर जबकि पूरे भारत के पीठासीन पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसकी अध्यक्षता करते हुए हम सबके गार्जियन श्री ओम बिरला जी जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं और यहाँ उपस्थित बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी और यहाँ उपस्थित हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे मंत्री श्री श्रवण कुमार जी जिन्होंने अभी आपको संबोधित किया और हमारे उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, मंच पर बैठे बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष श्री उपसभापति श्री डॉक्टर रामबचन राय जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सांसदगण और मंत्रीगण, हमारे सभी माननीय सदस्यगण जो कि बिहार विधान परिषद विधानसभा के सदस्य हैं, सभी लोग आए हुए हमारे
अतिथिगण जो कि यहाँ पर विराजमान हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी जनरल और सभी बहनों भाइयों, यहाँ पर आज तो वैसे कल मुझे बोलना था, लेकिन आज मुझे बोला गया कि बोलिए। तो मैं यही कहूँगा कि यह धरती जो है आज गौरवान्वित है कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर आए और हम सबको गौरवान्वित किए। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, यह वही जगह है, यह वही ये है जहाँ से कि बिहार को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर के जैसे नेता को, जो कि दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए काम करते थे, वैसे नेता कर्पूरी ठाकुर को, जो कि यहाँ के सदस्य के रूप में काम किए, मुख्यमंत्री के रूप में काम किए और उनके कार्य से प्रभावित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया बिहार को और बिहार के उन गरीबों को सम्मान दिया जो कि वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। यही नहीं, और भी जो काम हुआ है, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के लिए काम हुआ है यहाँ, जैसा कि आप फिल्म में आपने देखा कि वो दिखाया गया कि किस तरह बिहार अग्रणी रहा और किस तरह से यहाँ धर्म के मामले में भी अग्रणी रहा और बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान मिला। हमारे प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। तो इसकी परंपरा यहाँ से शुरुआत हुई, बिहार से शुरुआत हुई है। आज इसकी जगह हम लोग ले रहे हैं और ये गौरव का विषय है। महावीर का जन्म हुआ, चंद्रगुप्त का जन्म हुआ और चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। तो सारे ये है, और डेमोक्रेसी को भी परिभाषा हमने दी है, यहाँ से वैशाली से दिया है। तो ये सारे चीज़ों को याद करने का समय ऐसे अवसर पर हम लोग को मिलता है कि हम इसको याद करते हैं और याद करके हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज इसके अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत नमस्कार है और सत्कार है कि आप इस धरती पर आज आए हैं और हम लोग को मौका दिए हैं कि आपको सत्कार करने का, अपनी परंपरा को दिखलाने का, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, सत्कार के क्षेत्र में हो या डेमोक्रेसी के क्षेत्र में हो या संस्कार के रूप में हो, सभी चीज़ को हम लोग अपना प्रदर्शित करेंगे। आज 2 दिनों का जो समय मिला है हम लोग को, उस समय को हम लोग सदुपयोग करें और इसको आगे बढ़ावें, यही मेरी इच्छा है। इसी सब के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, बिहार विधान परिषद, इनसे हम सभी इनका संबोधन सुन रहे थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये बिहार आज गौरवान्वित हो रहा है कि ऐसे माननीय अतिथियों का आगमन इस बिहार की भूमि पर हुआ है। तो आप सबका पुनः मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बिहार के बहुत ही लोकप्रिय चर्चित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि सर आप आएं और इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी का 50वां सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारत के लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति और बिहार से आने वाले सांसद आदरणीय हरिवंश जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी,
आदरणीय उपसभापति जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी विधानसभा के अध्यक्षगण, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय बिहार विधानसभा के विधानमंडल के सदस्यगण, लोकसभा के पदाधिकारीगण, राज्यसभा के पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित तमाम वैसे पदाधिकारी जो लोकसभा या विधानसभा से जुड़े हुए हैं, एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, यह स्वाभाविक है, ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और मैं पूरे बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से आप सभी जो आए हुए अतिथि हैं, सबका मैं बिहार में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और ये ऐतिहासिक क्षण है, आप लगातार साल में एक बार आप लोग एक बार बैठक करते हैं, और ये परंपरा आजादी के पहले से 1921 से लगातार ये शुरुआत हुआ और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और स्वाभाविक है, जिस तरह का भारत का स्वरूप है, भारत में कई तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे हम बिहार में 5 भाषा बोलते हैं, एकलौते बिहार में, दुनिया के लिए तो हमें लगता है कि हिंदी हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बिहार में 5 भाषाओं पे बोलते हैं। और पूरे देश में हमारे 30 से 32 राज्यों से प्रतिनिधि आए, कई भाषाओं के लोग आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में किस तरह विधानसभा के माध्यम से कैसे कानून बनाकर और चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, इसकी चर्चा आप लगातार करते रहे। इसलिए आज पीठासीन पदाधिकारी के सम्मेलन में जरूर मैं बिहार की गौरव गाथा के बारे में सरवन जी ने, अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया। ये गौरवशाली इतिहास वाला राज्य, और ये एक समय 200 वर्षों तक भारत पर राज करने वाला राज्य रहा। यहीं से लोग पूरी तरह इस देश को चलाने का काम करते थे, मगध कहलाता, और ये राज्य ही पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन स्वाभाविक है, तमिलनाडु की अपनी पहचान है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा, सबसे पुरानी भाषा तमिल है। तो कई राज्य हैं जिसके अपने अपने गुण हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को श्रेष्ठ बनाने का इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का टारगेट सेट किया है। तो हम लोगों का भी दायित्व है कैसे हम भारत को श्रेष्ठ बनाने में सभी लोग अपना योगदान दें। और स्वाभाविक है, जिस तरह इस भारत की कल्पना की गई और सभी लोग सभी दूसरे राज्यों से आते हैं और सभी लोग मिलकर काम कर, लेकिन मेरा 2 सुझाव, छोटा सा सुझाव है, स्वागत भाषण था, लेकिन मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं। एक, विधेयक सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा के लिए। हम बिहार में या कई राज्यों में हम देखते हैं कि विधेयक के स्वरूप पर हम चर्चा कम कर पाते हैं। चर्चा के माध्यम से हम विधानसभा में कानून तो लाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम विधायकों को भी कई जगह पता नहीं होता है कि हम किस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। आपके विधानसभा की जो आपकी पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक होती है, कि हम विधेयक के स्वरूप को क्या मैकेनिज्म लाए कि जो आम लोगों तक पहुंचाने में हम आसानी हो। दूसरा, कि जो हमारी कमिटियां होती है, कमिटियों को और स्ट्रेंथिंग करना चाहिए। जैसे लोकसभा की कमेटी, राज्यसभा की कमेटी को हम एकदम पूरी तरह एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके एक रिपोर्ट सरकार को देते। यहाँ भी हम रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इसके स्वरूप को और अच्छा करने की जरूरत है। हम इसी के लिए आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार तो गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह स्थापित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कर रहा है। ठीक ही कहा नंद किशोर जी ने कि हम मां सीता के भी भव्य मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान राम भी स्थापित हुए, मां सीता भी स्थापित हुई, अब भगवान लवकुश को भी वाल्मीकि नगर में हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बोध गया में कॉरिडोर बनाने का काम, जो राष्ट्रीय स्तर पर मोक्ष का धाम भी कहा जाता है, मुक्ति भी गया में हमें मिलती है।
लेकिन इसके साथ साथ गौतम बुद्ध ने जो इस दुनिया में शांति का संदेश दिया है, वहां भी एक कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जैसे ही शिक्षा की बात करते हैं, तो इतिहास में जो भारत में आज के भारत में रहने वाला 2 स्थान है, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। ये दोनों बिहार में। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे 19 जून 2024 को, और नालंदा को स्थापित करने का काम शुरू हो गया। अब वहां शुरुआत हो गई साथियों। अब हम लोग विक्रमशिला की ओर भी, विक्रमशिला को भी हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण का काम कर लिया है। पुराने खंडर को भी रख रहे, क्योंकि इतिहास में ये दिखते रहना चाहिए कि हमारे पूर्वज आज से 2000-3000 वर्ष पहले कैसे यहाँ विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम किया। तो हम लोगों ने ये भी तय किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देने का काम किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वहाँ पे एक भव्य विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी साल वहाँ हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। और आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, आप कोटा के माननीय सांसद हैं, और सबसे बड़ा गौरव इसलिए हमारे लिए है कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज्यादा बिहारी होते हैं, और इसके साथ साथ बिहारी बच्चे होते हैं, साथ साथ बिहार के जो शिक्षक वहाँ होते हैं वो भी सब बिहारी होते हैं। तो हम लोग पूरी तरह इस भारत के निर्माण में मजदूर के तौर पर टॉप में भी काम करते हैं और बॉटम में भी काम करते हैं। क्वालिटी के तौर पर हमारे लोग, जो सबसे बड़ी परीक्षा इस देश में होती है IAS और IPS का, उसमें भी सबसे ज्यादा सफल बिहार और यूपी के लोग होते हैं। 1/3 से अधिक हम ही लोग होते हैं। तो इसका मतलब क्वालिटी भी है, और क्वांटिटी के तौर पर हम मजदूरी करके इस पूरे राज्य और पूरे राष्ट्र को बनाने का काम करते हैं। इसलिए आज पीठासीन पदाधिकारी की इस बैठक में आए हुए तमाम साथियों का मैं फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत आभार इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बीच मंचासीन हैं श्री हरिवंश जी, माननीय उप सभापति राज्यसभा। आपसे निवेदन है सर कि इस अवसर पर आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिड़ला जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष बिहार श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय विधान परिषद चेयरमैन श्री अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष भाई नरेंद्र नारायण यादव जी, विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय जी, यहाँ देश के सभी विधान मंडलों से आए माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इस सभागार में मौजूद बिहार के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय रविशंकर जी, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, राज्यसभा के महासचिव श्री PC मोदी जी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य विधान मंडलों के अधिकारीगण, मीडिया के हमारे मित्रों, नमस्कार। बिहार की आपने सुना और देखा इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरती व गौरवशाली मगध साम्राज्य की राजधानी रही पाटलिपुत्र यानी पटना में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह यादगार क्षण है कि 75 वर्ष संविधान के होने के अमृत महोत्सव पर देश के पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन बिहार में हो रहा है।
पहली बार बिहार ने इस सम्मेलन की मेजबानी, जैसा आपने सुना, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के नंदकिशोर यादव जी से 1964 में की थी, फिर 82 में। उसके बाद यह उस धरती पर जो हजारों हजार वर्ष से संतों, मनीषियों, दार्शनिकों, भाषाविदों और महान शासकों का केंद्र रहा है, विद्या, धर्म और कला का केंद्र, आज पुनः स्पीकर लोकसभा माननीय श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में और माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंदकिशोर यादव जी की देखरेख में 43 वर्षों बाद यह शानदार सम्मेलन आयोजन यहां हो रहा है। दुनिया के इतिहास में जब भी लोकतांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले सुर्खियों में बिहार रहता है। हम याद रखें, यह धरती, यह मिट्टी सदियों सहस्त्राब्दियों से सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान का पालना रही है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। यह धरती, यह मिट्टी सभ्यता और संस्कृति का पालना तो रही ही है, और यह शहर जहां हम बैठे इस आयोजन में शरीक हो रहे हैं, यह ईसा से 600 साल पहले का है, जब दुनिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जानती नहीं थी। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था कि जब पश्चिम के कई मुल्क, उनके कहने का आशा मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तकरीर में मैं उनका कोट भी बताऊंगा, जब अंधेरे से गुजर रही थी, जब बर्बर सभ्यता वहां थी, तो यहाँ की मिट्टी में लिच्छवी और बज्जी संघ जैसे रिपब्लिक्स में समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति फल और फूल रही थी। जातकों में हमारे उल्लेख है कि लिच्छवी गणराज्य में 7,707 राज्य थे जो जनतांत्रिक ढंग से राज करते थे। वैशाली का गणराज्य संसार के सबसे पुराने गणराज्यों में से था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यह उद्गम स्थल है, भगवान बुद्ध, श्रमण महावीर व गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल। विश्वास है इस सम्मेलन के मौके पर आप सभी करीब से पटना और बिहार की इस मिट्टी, धरती और इसकी पुरानी सभ्यता और संस्कृति और गौरवमय इतिहास का अनुभव कर पाएंगे। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इन पुराने ऐतिहासिक धरोहरों, प्रतीक स्थलों पर राख पड़ रही थी, धुंध पड़ रही थी। 2005 में सत्ता में आने के बाद आदरणीय नीतीश जी ने अन्य ऐतिहासिक कामों के साथ साथ विश्व स्तर पर हमारी सभ्यता के केंद्र को पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, बिहार समेत देश और दुनिया के लोगों के लिए। क्योंकि इतिहासकारों ने और बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि अतीत से ही हमें भविष्य की राह मिलती है। यह ऊर्जा और प्रेरणा के जीवंत केंद्रों के रूप में, दर्शनीय स्थलों के रूप में विकसित करने का श्रेय भी आदरणीय नीतीश जी को है। यही समृद्ध पुरानी परंपरा देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति के उत्साह में भी यहाँ प्रभावित हुई। बिहार विभूतियों ने आजादी की रहनुमाई में अमिट विरासत छोड़ी। हमें याद करना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, हमें याद करना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण जी को और बाबू जगजीवन राम जी जैसे कैसी कैसी विभूतियां यहाँ हुई। अनेक लोग संविधान सभा में बिहार से रहे। मैं विस्तार से उन नामों में जाने के बदले में कुछ उल्लेख करूंगा जिनकी बहुत कम चर्चा होती है। हम ज्यादातर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और राजेंद्र बाबू का तो उल्लेख करते ही हैं, पर जिन्होंने संविधान सभा में उल्लेखनीय योगदान दिया, ओ तजामुल हुसैन, ओ बाबू गुप्तनाथ सिंह, सैयद जफर इमाम, जयपाल मुंडा, तब बिहार एक था, राम नारायण सिंह और चंद्रिका राम समेत अनेक लोग हैं जो एक तरह से अनसंग हीरोज हैं संविधान निर्माण के। इनके योगदान के बारे में इतिहास में कम चर्चा हुई। ऐसे महान नेताओं के चरित्र, प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के कारण भारतीय इतिहास के कई क्रांतिकारी बदलावों के केंद्र में बिहार रहा है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। 1917-18 में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1918 का चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास होना, यह माइलस्टोन था हमारे आजादी की लड़ाई में और अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग का दुनिया के लिए। वो इसी धरती पर हुआ। और आज हम जहां बैठे हैं, यह आयोजन हो रहा है उसके ठीक बगल में, इसी सचिवालय के बगल में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे बिहार ने नई ऊर्जा दी, उसका एक उदाहरण यहां पास में है। शहीद स्मारक है इस पटना सचिवालय के पास, जहां 7 नौजवान
राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए पुलिस की गोलियों से शहीद हुए। एक और ऐतिहासिक कानून 1950 का भूमि सुधार कानून यहीं पास हुआ। बड़े पैमाने पर लैंड रिफॉर्म करने वाला बिहार अग्रणी राज्य रहा। समय समय पर इस सदन में से कई कानून बने हैं। इसी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाने में आदरणीय नीतीश जी की रहनुमाई में कई ऐतिहासिक कानून बिहार विधानमंडल में बने। सितंबर 2023 में संसद ने हमारी संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पारित किया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनने में समय लगा, लेकिन 2006 में आदरणीय नीतीश जी की पहल पर बिहार लोकल बॉडीज और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार बना। पिछले 2 दशकों में लगभग 20 वर्ष में आदरणीय नीतीश जी के प्रयास से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सुधार करने का निरंतर प्रयास हुआ है। अनेक ऐतिहासिक लेजिस्लेशंस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की ग्रास रूट तक अनेक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के सफल प्रयासों से न केवल बिहार के विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बल्कि देश दुनिया के कई मशहूर एकेडमिक स्टडीज में भी इनका उल्लेख हुआ। अभी आप बच्चियों की साइकिल की योजना देख रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का विषय बना। 2021-22 में बिहार विधानसभा ने अपनी शताब्दी मनाई। इस समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ यहां समर्पित किया इसी विधानसभा परिसर में, और कहा कि यह स्तंभ न केवल बिहार के गौरवशाली अतीत का एक प्रतीक बनेगा, बल्कि बिहार की विभिन्न आकांक्षाओं को भी प्रेरित करेगा। पिछले कुछ वर्षों में बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्षों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से विधानसभा परिसर में कई जरूरी अपग्रेडेशन किया है। विधानसभा के शुरू से लेकर अब तक के रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हुआ और यहाँ बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी है। माननीय सदस्यगण, यह प्लेटफॉर्म हमें लेजिस्लेचर्स की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करने और स्ट्रेंथन करने के तरीकों पर डेलिब्रेट करने का एक अद्भुत मौका देता है। पिछले कई वर्षों में हमने विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज में कई प्रोडक्टिव डिस्कशन किए और जिसमें हम सब हिस्सेदार रहे, कई रिजोल्यूशंस भी पास किए। पर आज हमें यहाँ 75 वर्ष के अवसर पर इस ऐतिहासिक धरती पर यह आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि हम उन संकल्पों पर कितना खरे उतरे हैं और वास्तव में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के कामकाज में सुधार करने में हमने कितनी प्रगति पाई और अभी हमें और क्या करना है। माननीय सदस्यगण, हाल ही में संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई। एक पहलू जो सभी सदस्यों की तकरीर में स्पष्ट था कि हमारे संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी ने संविधान को आज भी हमारे अत्यंत प्रासंगिक बना रखा है। यह अत्यंत सराहनीय है क्योंकि कई अन्य मुल्क जो लगभग उसी समय या बाद में स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपने अपने संविधान को समय के साथ रेलिवेंट बनाए रखने के लिए क्या चुनौतियां फेस की, संघर्ष किया, पर बनाए नहीं रख सके। ये भी हमें स्मरण रखना चाहिए हमारे संविधान की क्या ताकत है। आप में से कई लोग राजेंद्र बाबू के उन सुनहले शब्दों से परिचित होंगे जिन्होंने जब संविधान बन गया तो कहा था, लंबा भाषण है उनका, हम में से हर एक को, बल्कि मैं तो अनुरोध करूंगा कि हर स्कूलों के पाठ्यक्रम में उसे पढ़ाना चाहिए एक स्तर पर। उसका एक छोटा सा 4 लाइन का मैं कोट करूंगा अंग्रेजी में। राजेंद्र बाबू ने कहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज ए लाइफलेस थिंग। एक संविधान एक मशीन की तरह प्राणहीन चीज है। इट एक्वायर्स लाइफ, इसमें जीवंतता कब आती है? इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट एंड ऑपरेट इट। जो लोग इससे काम करते हैं, संचालन करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं, उनसे इसमें ऊर्जा और ताकत आती है, प्राण आता है। एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन। और भारत को आज ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है जो इन चीजों को आगे ले जा सके। मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। कहा कि जो देश का इंटरेस्ट, देश के मुद्दे को पहले रखे अपने से, आज ऐसे ऑनेस्ट लोगों को इस देश की जरूरत है। ये राजेंद्र बाबू ने संविधान बनने के बाद कहा था। ऐसी ही बात संविधान बनते समय डॉक्टर आंबेडकर साहब ने कही थी, जिसका मर्म था, आशय था कि देश हित हम सबको अपने निजी और दलों के हित से ऊपर रखना होगा। अगर इस देश की आजादी को आने वाले हजारों हजार वर्ष तक हमें अक्षुण्ण रखना है। उनके कहने का यह भाव था, बड़ा मशहूर कोट है उनका वो। आज देशवासियों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को पहले की तुलना में अधिक डायनामिक और फॉरवर्ड लुकिंग बनाना होगा। आने वाले 2 दशक
भारत के लिए तेजी से बदलते ग्लोबल ऑर्डर में अपना उचित स्थान पाने का दुर्लभ अवसर है। इसलिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंडिकेटर्स पर हमें चाहिए कि हमारे सभी राज्यों और मुल्क इस ग्रोथ में, हमारे सभी राज्य और देश और मुल्क इस ग्रोथ में निर्णायक बने। टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है बड़ी तेजी से, हम उसके बारे में जानें, उसका लाभ उठाएं। हमारे संविधान में कई प्रावधान हैं जो हमारे मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए गाइडिंग लाइट हैं। यकीन है इस सम्मेलन के दौरान होने वाले डिस्कशंस में संवैधानिक कमिटमेंट्स रिफ्लेक्ट होंगे। पीठासीन अधिकारियों का आयोजन या प्लेटफॉर्म हमें प्रोग्रेसिव आइडियाज को चर्चा करने, भविष्य में उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंसेंसस बनाने का भी मौका देता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रूप में आपके समृद्ध अनुभव के साथ हमें यकीन है कि आप सभी बिहार की इस ऐतिहासिक धरती पर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपने अपने बहुमूल्य विचार रखेंगे और हम सब इससे लाभान्वित होंगे। हम सब की इस एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी, बिहार अपने गर्मजोशी से स्वागत के लिए मशहूर है, उसके लिए माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव जी समेत बिहार विधानमंडल के हर व्यक्ति, अधिकारी, सदस्य, बिहार सरकार और सभी अधिकारियों समेत आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रति आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद और जय बिहार। जय बिहार। हमारे माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी के संबोधन को सुनकर हम सभी काफी लाभान्वित हुए और उन्होंने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा संविधान के बारे में जो उन्होंने कोट लिखा था, उस कोट को इन्होंने आज इस अवसर पर पढ़ा। सचमुच हम सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। सर, आपके संबोधन से हम सभी लाभान्वित हुए। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सर का, श्री हरिवंश जी का। और अब वो समय, वो पल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस ऐतिहासिक अवसर पर, जिन्हें सुनने के लिए, जिनके विचारों से हम सभी लाभान्वित होना चाहेंगे। हमारे बीच माननीय श्री ओम बिरला सर उपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष लोकसभा इस अवसर पर अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देने के लिए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज हमारे बीच में राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जी, बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष रामवचन राय जी, बिहार सरकार के नागरिक ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्रीगण, लोकसभा में हमारे वरिष्ठ सांसद, पूर्व मंत्री, पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण, राज्य के माननीय विधायकगण, भाइयों और बहनों, बिहार की यह धरती आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति की धरती है। इस धरती से भगवान बुद्ध का संदेश, करुणा, शांति का संदेश
आज दुनिया के अंदर पहुंच रहा है। भगवान महावीर का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत आज भी इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी। आज वो चिंता आज भी है। हमें कोशिश करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कि हम सदन में व्यवधान कम करें, नियोजित गतिरोध को रोकने का प्रयास करें, सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में गरिमा रहे। इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी, क्योंकि पटना एक ऐतिहासिक धरती है। हमें कुछ फैसले लेकर यहां से जाना होगा। सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा है कि वह अपने अपने दल में एक आचार संहिता बनाए, सदनों में अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सदनों की गरिमा प्रतिष्ठा बनाने के लिए राजनीतिक दल आचार संहिता बने, क्योंकि किसी भी सदन की गरिमा उस सदन के माननीय प्रतिनिधि से है। जितना जनप्रतिनिधि की मर्यादापूर्ण आचरण करेंगे, आदर्श जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, उतनी सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और हम लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता भी लाएंगे। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने सदनों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, सार्थक चर्चा हो, माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी दक्षता कौशलता बढ़े। इसके लिए सदैव समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। मुझे आशा है कि इस गंभीर चर्चा मंथन से हमारे प्रयासों को सफलता मिलेगी और हम लोकतंत्र के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका को और सार्थक बना पाएंगे, ताकि सदनों में सार्थक चर्चा हो, उपयोगी चर्चा हो, परिणामपूर्ण चर्चा हो, ताकि शासन और प्रशासन जवाबदेही तय हो और पारदर्शिता भी हो। हमारे उपाध्यक्ष जी ने, डिप्टी उप मुख्यमंत्री ने चर्चा की संसदीय समिति की। 1954 में भी ये विचार आया था कि हमें संसदीय समितियों की भूमिका को और बढ़ाना चाहिए। ये मिनी पार्लियामेंट की तरह होता है और जितनी संसदीय समितियों की भूमिका बढ़ाएंगे उतनी ही शासन में जवाबदेही आएगी, प्रशासन में पारदर्शिता, ईमानदारी आएगी, जनता के धन का उपयोग ठीक होगा, सार्थक उपयोग होगा और धन का व्यय जिस मद के लिए किया गया है उस मद में किए हुए धन की निगरानी होगी। इसलिए संसदीय समितियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भी अपने अपने यहाँ पर संसदीय समितियों की भूमिका को और बेहतर करें, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करें और बेहतर तरीके से हम इन संसदीय समितियों के माध्यम से सार्थक परिणाम ला सकें। ये वर्ष संविधान की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए हमने ये विषय रखा है कि संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में संसद और राज्य की भूमिका। मुझे आशा है कि इसके लिए हमारे गंभीर प्रयास होंगे और गंभीर प्रयासों के परिणाम भी आएंगे, क्योंकि जब संविधान बना था
उस समय हमने सहकारी संघवाद के विचार को अपनाया था। इसलिए राज्य भी और राज्य की विधानसभाओं की भी अपनी स्वायत्तता है, लेकिन इसके साथ एक विचार ये भी आया था कि स्वायत्तता के साथ साथ हम सामूहिकता से मिलकर भी काम करें। कुछ एजेंडे ऐसे होने चाहिए जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। और इसीलिए ये वर्ष 2025 का हमारे सामूहिक रूप से हमने प्रयास किए हैं कि हमारे नियम, प्रक्रिया, परंपरा, प्रपाटियां अपनी अपनी राज्य की स्वायत्तता होने के बाद भी एक राज्यव्यापी बने, देशव्यापी बने। और इसी के साथ हमने जब पहली निर्णय लिया था कि डिजिटल रूप से भी हमारी सभी राज्य की विधानसभाएं, आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि देश की अधिकतम राज्य की विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। अधिकतर राज्य की विधानसभाओं ने अपनी डिबेट और चर्चा को डिजिटलीकरण कर दिया है। अब आने वाले समय में एक ही प्लेटफॉर्म पर राज्य की विधायकों की सारी डिबेट, चर्चा, बजट, केंद्रीय विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा की एक ही प्लेटफॉर्म पर देश की जनता को कार्रवाई को देखने को मिलेगा। और एक प्लेटफॉर्म पर जब राज्य की विधानसभा और लोकसभा राज्य की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से कानून बनाते समय हमारे जनप्रति सार्थक चर्चा कर पाएंगे, बजट के अनुभवों का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे और बजट पर भी सार्थक चर्चा कर पाएंगे। इसलिए एआईपीओसी ने निर्णय लिया है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर 2025 तक हमारे लक्ष्यों को पूरा करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर एक देश, एक विधान की कार्य को पूरा करेंगे। इसी के साथ राज्य की जिम्मेदारी और बन जाती है कि राज्य की विधानसभाएं भी अपनी यहाँ चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे पंचायत राज हो, चाहे नगरीय हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हमारी सारी कोऑपरेटिव से लेकर पंचायत से लेकर संसद तक की जितनी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमें सशक्त करना पड़ेगा। इन सदनों के अंदर उपयोगी चर्चा, सार्थक चर्चा हो। पंचायत के अंदर भी वहां की समस्याओं, वहां की कठिनाइयों, वहां की चुनौतियों पर सार्थक चर्चा हो। नगरीय क्षेत्र के अंदर भी, नगरीय सरकारों में भी इसी तरीके की चर्चा हो। जब हमारे लोकतंत्र के सारे मैकेनिज्म सिस्टम के अंदर बेहतरीन चर्चा, संवाद होने लगेंगे तो एक महत्वपूर्ण परिणाम आएंगे। मेरा मानना है शासन में भी पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी और प्रशासन में भी ईमानदारी आएगी और हम बेहतर परिणाम, जिस अपेक्षा के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम श्रेष्ठ परिणाम जनता को दे पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र ही हमारी ताकत है और लोकतंत्र ही से ही हमने इस देश को आगे बढ़ाया है। इसलिए लोकतंत्र की छोटी संस्थाएं भी इतनी उपयोगी है जितनी देश की बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, जो संविधान की मूल भावना है कि हम न्याय आधारित, समतामूलक, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाएं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि हम सामूहिकता के साथ मिलकर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करें, मजबूत करें, जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप हमारे सदन सार्थक चर्चा के केंद्र बने, मर्यादा प्रतिष्ठा सदनों की बढ़े और सदनों के अंदर
हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार एक बेहतर परिणाम दे सकें, ताकि लोकतंत्र भी मजबूत हो और इस 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हम किस तरीके से और देश और राज्य के विकास में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का योगदान हो। आप सब यहाँ पर आए और विशेष रूप से मैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पटना में इस अधिवेशन को करने के लिए सुझाव दिया। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर सभी राज्य भी अपने अपने राज्यों के अंदर पूरे 1 वर्ष तक हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम करेंगे। समाज के अलग अलग स्टेक होल्डरों को, चाहे विद्यार्थी हो, नौजवान हो, महिला हो, एनजीओ हो, तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान के बारे में जानकारी हो, ताकि हर देश की जनता जब कभी कानून बने तो कानून में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सके। चर्चा के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों को सुझाव दे सके, ताकि हम और सार्थक चर्चा संवाद इन सदनों में करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय श्री ओम बिरला जी का, जो माननीय अध्यक्ष हैं लोकसभा, साथ ही साथ आप माननीय सभापति भी अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन के। इस संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर जो आयोजित 2 दिवसीय हमारा सम्मेलन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सर की यहाँ उपस्थिति हुई है, और इस अवसर पर इन्होंने यहाँ पर जो व्यवस्था है और यहाँ हमारी बिहार की भूमि पर जो इन्होंने बातें कही, सचमुच ये सुनकर हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं कि बिहार की इस पावन भूमि पर इस तरह के ऐतिहासिक आयोजन का हम कर पा रहे हैं। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपने संबोधन में हमें मार्गदर्शित किया, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया। और अब बारी है पुस्तकों के विमोचन की। हम आपको बता दें कि 2 पुस्तक का विमोचन होना है, एक हिंदी संस्करण, दूसरा अंग्रेजी संस्करण। संसदीय पद्धति और प्रक्रिया का 5वां संस्करण, और इस किताब को लिखा है श्री M.N. कौल और श्री S.L. शकधर। लोकसभा सचिवालय द्वारा एक अत्यधिक प्रतिष्ठित ये प्रकाशन है। हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और मंचासीन सभी माननीय अतिथियों द्वारा संसदीय पद्धति और प्रक्रिया इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का 5वां संस्करण का विमोचन किया जा रहा है। संसदीय पद्धतियां और प्रक्रियाएं संविधान, सदन के नियम, अध्यक्ष के निर्देश, दृष्टांतों और परंपराओं पर आधारित है। समय के अनुरूप बदलते रहना, विकसित होते रहना संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं की मुख्य विशेषता है। इस ग्रंथ के नवीनतम संस्करण वर्ष 2016 के 7वें अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन के पश्चात सभी उल्लेखनीय घटनाओं और विकास क्रम को समाविष्ट करने और संजोने का प्रयास किया गया है। और अब इसका अंग्रेजी संस्करण, जिसका रिलीज हमारे मंचासीन माननीय अतिथियों द्वारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर ऑफ पार्लियामेंट, written by Shri M.N. Kaul and Shri S.L. Shakdar, one of the most prestigious publication of Lok Sabha Secretariat। ये इनका 8वां यानी कि 8th एडिशन का रिलीज हो रहा है। हिंदी में 5वां संस्करण हुआ और अंग्रेजी का 8th यानी कि 8वां संस्करण का अभी रिलीज हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा आप सबों की उपस्थिति में की जा रही है। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का आप सभी अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब उद्घाटन सत्र समापन की ओर है और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर
निवेदन करूंगी श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को, माननीय उप सभापति बिहार विधानसभा, आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। सर, एक सूचना मैं दे दूं कि इस किताब को अगर आप, हमारा जो यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पुस्तक विमोचन चूंकि हो चुका है, तो सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका इंग्लिश एडिशन लाइब्रेरी से आप कलेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी के पास डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर है, वहां से इसका इंग्लिश वाला एडिशन हमारे प्रोसीडिंग ऑफिसर्स कलेक्ट कर सकते हैं। सर, धन्यवाद ज्ञापन। आज इस बिहार विधान